बड़े दिनों के बाद मेरा लुधियाना जाना हुआ। कोई 20 बरस बाद लुधियाना मेरा मायका है। माता पिता तो कब के गुजर गए, बस छोटे भाई का परिवार ही रहता है। हमारी पुश्तैनी घर में सन 72 में जब मेरी शादी हुई थी, तब के लुधियाना और अब के लुधियाने में बहुत फ़र्क आ गया है। शहर से लगे जहाँ खेत खलिहान और कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ भी अब कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। शहर पहले से ज़्यादा चमक दमक वाला मगर शोर शराबे से भर गया है। अब तक मेरे बच्चे छोटे थे, कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शादी के कुछ सालों बाद तक तो काफ़ी आती जाती रही, फिर कुछ सालों बाद तक तो काफ़ी आती जाती रही, फिर माँ पिताजी के गुजरने के बाद जाना करीब करीब बंद ही हो गया। बच्चों की परवरिश और उनके स्कूल कॉलेज के चक्कर में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर बच्चे जवान हुए तो उनकी शादी ब्याह और नौकरी की चिंता में लगी रही। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, पति भी रिटायर हो चुके हैं, तो अब फुर्सत ही फुर्सत है। भरा पूरा घर है, काम काज के लिए 3-3 नौकर हैं। बेटे की शादी हो गई है, प्यारी सी बहू पूरे दिन घर में चहकती रहती है। बहुत दिन में सोच रही थी कि जीवन ने अब जो थोड़ी फुर्सत दी है तो क्यों ना भाई के घर कुछ रोज रह आऊं। कितना लंबा वक्त गुजर गया अपने मायके गए हुए। मैंने अपने मायके का जिक्र बहू से किया तो वह भी साथ चलने को मचल उठी। अपनी बहू के साथ मेरी बड़ी पटती है, हम सास बहू कम दोस्त ज़्यादा हैं। हंसमुख बातूनी और तरह से ख्याल रखने वाली लड़की है मेरी बहू निक्की। सच तो यह है कि जिस दिन से निक्की हमारी बहू बनकर इस घर में आई है, मुझे लगता है मेरी बेटी लाडो ही वापस आ गई है। लाडो की शादी कनाडा के एक व्यवसायी के साथ हुई है, इसलिए उसका आना भी बहुत कम हो गया है, लेकिन उसकी कमी निक्की ने पूरी कर दी। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सच तो यह है कि मैं उसे कभी बहू के रूप में देखती ही नहीं, वह तो मेरी बेटी ही है। मैंने अपने बेटे और पति से लुधियाना जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। फ़ोन करके भाई को बताया तो वह उछल ही पड़ा, बोला मैं लेने आ जाऊं। मैं हंसी बोली, अरे अभी तेरी बहन इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि दिल्ली से लुधियाना ना आ जाए पाए। तू चिंता ना कर, निक्की साथ आ रही है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद अपने मायके आकर। यहाँ मेरा बचपन गुजरा, इस घर के आंगन में जवान हुई, ब्याही गई, सब कुछ चलचित्र सा आंखों के सामने से गुजरने लगा। निक्की के ससुर जी इसी आंगन में आए थे मुझे बिहाने के लिए। दरवाजे पर घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तब छोटा ही अपने कंधे पर उठाकर भीतर लाया था। इसी घर के दरवाजे से माँ ने रोते कलपते भारी मन से मुझे उनके साथ विदा किया था। शाम को मैंने सोचा कि चलो कुछ पड़ोसियों की खबर ले आऊं। पता नहीं अब कौन बचा है कौन नहीं। 4 गली छोड़कर मेरी बचपन की सहेली कुलवंत कौर का घर भी है, उसे भी देख आऊँ। मैंने निक्की को ढूंढा तो देखा कि वह रसोई में अपनी मम्मियाँ सास के साथ कोई पंजाबी डिश बनाने में जुटी है। मैं अकेले ही निकल पड़ी। कुलवंत और सुंदर और तेज तर्रार मजाबन थी। शादी के बाद वह कभी ससुराल नहीं गई, उल्टा उसका पति ही घर जमाई बनकर आ गया। 2 बेटे हुए, बड़ा तो जवान होते ही लंदन चला गया और फिर वहीं किसी अंग्रेजन से शादी करके बस गया। छोटा बेटा कुलवंत के साथ रहता था, पर भाई से सुना कि वह भी 5 साल पहले गुजर गया। पति पहले ही गुजर चुके थे। अब उसके घर में बस 2 प्राणी ही बचे हैं, एक कुलवंत और दूसरी उसकी जवान विधवा बहू। अर्थराइटिस, अपच और न जाने क्या क्या बीमारियां उसे घेरे हुए हैं। मोटा थुलथुल शरीर, ऐसा कि घाट से उठना मुश्किल। उसके पति को गुजरे 20 साल हो गए। 5 साल पहले छोटा बेटा एक्सीडेंट में चल बसा। उसके बाद से कुलवंत अपनी बहू के साथ ही रह रही है। नाते रिश्तेदार अब झांकने भी नहीं आते कुलवंत की तेज तर्रारी को देखते हुए। पहले भी कौन आता था। सफ़ेद कुर्ते सलवार में उसकी बहू का चेहरा देखकर मेरा दिल तड़प उठा। चाय की ट्रे हमारे सामने रखकर वह अंदर गई तो फिर नहीं लौटी। मैं कुलवंत से काफ़ी देर तक बातें करती रही। ज़्यादातर तो वह अपनी बीमारियों का रोना ही रोती रही। फिर बोली, तुम आई तो अच्छा लगा। यहाँ तो अब कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है, खामोश घर काटने को दौड़ता है। मौत भी नहीं आ रही। मैं हंसकर बोली, क्यों, इतनी प्यारी बहू तो है, उससे बोला बतियाया करो। कुलवंत एक फीकी सी मुस्कान देकर चुप लगा गई। मैं इंतजार करती रही कि उसकी बहू बाहर आए तो उससे भी कुछ बातें कर लूँ। बेचारी जवानी में सुहाग उजड़ गया, कैसा दुख लिख दिया भगवान ने इसके भाग्य में। लेकिन काफ़ी इंतजार के बाद भी जब वह न आई तो मैं ही उठकर अंदर रसोई में गई। देखा पीढ़ी पर बैठी चुपचाप सब्जी काट रही थी। मैं वहीं बैठ गई दूसरी पीढ़ी पर। वह मुस्कुराई। मैंने हंसकर कहा, सास के साथ बैठा करो, उनका अकेलापन, अकेले दिल घबराता है। वह भी फीकी सी हंसी हंसी।
फिर धीरे से बोली, उन्होंने जब कभी अपने पास बिठाया ही नहीं तो अब क्या बैठूं आंटी जी। मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई थी, सोचा था यहाँ इनसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर इनसे तो बस धुतकार ही मिली। हमेशा नफरत ही करती रही मुझसे, कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले। मेरे हर काम में नुक्स निकालती रही। जब तक ये जिंदा रही मेरी शिकायतें ही करती रही उनसे। ना मेरे ससुर को चैन से जीने दिया और ना मेरे पति को। जब से इस घर में आई इनके ताने ही सुने। उनके गुजरने के बाद उल्हाना देती रही कि मैं इनका बेटा छीन लिया। अरे मेरा भी तो सुहाग उजड़ गया आंटी जी, आपसे क्या छुपाना। ये मेरे पति का दिमाग खाती थी हमेशा। तभी एक दिन उससे गुस्से में घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। यही जिम्मेदार है उसकी मौत की। इन्होंने कभी दूसरे की पीड़ा परेशानी ना समझी, दूसरों की खामोशी ना समझी। अब अगर शिकायत करें कि आज कोई उनसे बोलता नहीं तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इसमें गलती किसकी है। कुलवंत कौर की बहू की बातें सुनकर मेरे मुंह पर ताला पड़ गया। इसके बाद मैं उसे कोई नसीहत न दे सकी। सच ही तो कहा था उसने। कुलवंत और आज अगर यह शिकायत करे वह अकेली ही है और कोई उससे बोलता नहीं तो इसकी जिम्मेदार वह खुद है। उसने जीवन भर जैसे बोया है अब बुढ़ापे में वही तो काटेगी।